अब ठीक है। आवाज आ रही है ना? क्लियर है ना सब कुछ? हाँ ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। आप अपने एंड पे अगर मटेरियल खोल लोगे तो बेटर रहेगा। आई नॉट बी शेयरिंग मटेरियल अभी। आपको मिल गया ना मटेरियल, निशिका? यस सर, वो मिल गया था। पोर्टल पे आ गया मतलब उसका। हाँ ठीक है, तो आप सेकंड चैप्टर का पीडीएफ ओपन कर लो अपने एंड पे भी। ठीक है, तो अभी तक तो चैप्टर का नाम है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। पिछले चैप्टर में आपने जो देखा होगा वो ये देखा होगा, y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस सम एरर टर्म, है ना? ऐसा कुछ। यस सर। इसको बोलते हैं सिंपल लीनियर मॉडल, ऐसा कुछ। SLM, है ना? ये नाम दिया था शायद उन्होंने इस चैप्टर में। तो इसको सिंपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इधर बस एक ही वेरिएबल है जो हमारा y को एक्सप्लेन करेगा। इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बोलते हैं, ये आप समझ गए होंगे। यस सर। इस चैप्टर में मल्टीपल लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जरूरी नहीं कि किसी हमारे जो रिस्पॉन्स वेरिएबल y जो है उसको सिर्फ एक ही वेरिएबल अफेक्ट करे, ये जरूरी नहीं है। देयर कैन बी मोर देन वन फैक्टर, राइट? बिकॉज देयर कैन बी मोर देन वन फैक्टर्स, तो हम लोग ऐसा एक मॉडल बना सकते हैं जहाँ पे इट लुक्स समथिंग लाइक दिस: बीटा, लेट्स से j and xj plus there is then some error term e. what does this mean कि ये x1, x2 and then up to xj, these are all different variables. एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। These are all different explanatory variables. xj, या फिर इन अगर if I go by standard notation, it's actually xp that they call it. यहाँ पे भी then becomes beta p. तो ये तो आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है? इसका वहां पे आपने पहले सीखा होगा कि व्हाट डज बीटा वन टेल यू। बीटा वन टेल्स यू कि अगर आप x को एक यूनिट से बढ़ाते हो तो y में कितने यूनिट से चेंज आएगा, है ना? ये इंटरप्रिटेशन समझा था वहां पे। यस सर। और या फिर अगर हम लोग इसको dy dx करें तो क्या आता है? बीटा वन। उस तरीके से भी देख सकते हैं। इस वाले इक्वेशन से अगर इफ वी डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट बीटा। यस सर। एंड अगर आप इस चीज को मॉडल कर लो यूजिंग OLS या लीस्ट स्क्वायर्स एस्टिमेट जो निकालते हैं, यानी आई कैन फाइंड आउट व्हाट विल बी द चेंज इन माय प्रिडिक्टेड वैल्यूज बिकॉज ऑफ चेंज इन x। x अगर एक यूनिट से बढ़ता है तो मेरा y हैट बीटा वन हैट यूनिट से चेंज होगा, ठीक है? उनके वैसे एस्टिमेट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यस, अब वैसे यहाँ पे आप हर एक वेरिएबल के लिए इंडिपेंडेंटली बता सकते हो। बस इसमें ये हो जाएगा कि यहाँ जैसे हम लोग dy लिखते हैं ना, बिकॉज यू हैव मल्टीपल वेरिएबल्स देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पार्शियल डेरिवेटिव। अब ये dx वन भी हो सकता है, यहाँ पे आप dx टू भी लिख सकते हो। अगर आप वन लिखते हो तो ये बीटा वन हो गया। अगर आप इसमें टू लिख दोगे तो बीटा टू हो जाएगा, यानी एक्स वन अगर एक यूनिट से बढ़ेगा तो वो बीटा वन यूनिट्स वाई को बढ़ाएगा। हम्म। वैसे ही अगर एक्स पी बढ़ता है एक यूनिट से तो ये बीटा पी बढ़ाएगा, ठीक है? ठीक है सर। और ये तो सिर्फ अभी इक्वेशन, पूरे मॉडल का इक्वेशन है, इसको मॉडल बोलते हैं, ठीक है? इसलिए नाम ऊपर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बोले। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस है, तो ऑब्जर्वेशंस पिछले वाले सिंपल लीनियर रिग्रेशन में ऑब्जर्वेशंस कैसे दिखते थे? यू ओनली हैड अ वाई एंड एक्स। वाई का पूरा एक लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता था जिसमें हम लोग बोलते थे इट्स वाई आई
एंड एक्स आई, है ना? तो वाई आई कैसा दिखता है? कुछ भी वैल्यू हो सकता है, y1 y2 y3 अप टू yn, ये सीखे थे। फिर ये भी x1 x2 x3 अप टू xn। सो नाउ सी आई एम नॉट राइटिंग p या कुछ और, यहाँ पे n है, वेयर n बेसिकली डिनोट्स कि आपके पास सैंपल साइज n है, वेयर i गोज फ्रॉम 1 टू n, ऐसा कि आपके पास n लोगों का डेटा है, यू नो, उन सारे लोग का, लेट्स से y इज द कंजम्पशन एंड x इज द इनकम, कि उनकी इनकम कितनी है और y बोल रहा है कि उनका कंजम्पशन कितना है ना? ऐसा कुछ भी हो सकता है, कंजम्पशन एंड इनकम। तो अब ये तो हमारा सिंपल लीनियर मॉडल के केस में था। अब मल्टीपल लीनियर मॉडल के केस में हाउ विल द सैंपल लुक लाइक, मैं वो बता रहा हूँ। ये चीज क्लियर है ना? आप तो समझ ही गए होगे ये वाला पिछले यस चैप्टर सर। के से। अब देखो यहाँ पे, अगर इक्वेशन के हिसाब से लिखें, तो अगर मैं अब वाई आई लिखता हूँ, तो इट विल बी बीटा नॉट प्लस, पैरामीटर में कभी भी चेंज नहीं आता, ये बीटा वन ही रहेगा। अब बस ये एक्स वन आई हो जाएगा प्लस बीटा टू एक्स टू आई हो जाएगा प्लस डॉट 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 प्लस बीटा पी एक्स पी आई हो जाएगा प्लस सम ई आई नाउ। तो अगर अब इसको मैं ऐसे इस तरीके से, जैसे ये यहाँ पे लिखा है मैंने, इसके तरीके से अगर मैं लिखूं, तो वाई आई का अपना एक कॉलम रहेगा, वैसे ही एक्स वन आईज का अपना एक कॉलम रहेगा, एक्स टू आईज का अपना एक कॉलम रहेगा। या फिर अगर इसको और थोड़ा ढंग से लिख दें, तो इसको वाई ऐसे बोल सकते हैं कि वाई का एक कॉलम रहेगा, ठीक है, एक्स वन का एक कॉलम रहेगा, एक्स टू का एक कॉलम रहेगा, ऐसे करके एक्स पी का एक कॉलम रहेगा, फिर एरर का भी एक पूरा अपना एक कॉलम रहेगा, ठीक है। एक चीज और रहेगी यहाँ पे, मैं बताऊंगा, वो पहले एक बार देख लेते हैं इतना तो। अब y के अंदर फिर पहला एलिमेंट आएगा y1 y2 y3 ऐसे करके अप टू yn, बिकॉज सैंपल साइज मेरा n है। वैसे ही x1 के अंदर आएगा x1 1 x1 2 x1 3 अप टू x1 n, ऐसे करके, ठीक है। x2 1 x2 2 x2 3 ऐसे करके x2 n, ये मेरा सैंपल ऐसा दिखेगा, xp1 xp2 xp3 xpn। वैसे ये e1 e2 e3 एंड देन यू गो अप टू en। तो ये सारे क्या होंगे? ये सारे, ये तो मेरे खैर वेरिएबल्स के नाम है, और नीचे ये सारे वैल्यूज होंगे, ये पूरे के पूरे, और y का कुछ ना कुछ रिलेशन है इन सारे के साथ, ठीक है, कनेक्टेड विद दीज बीटाज, है ना? ये सारे से कनेक्ट करके आप कुछ रिलेशन बना रहे हो y का और x के बीच में। तो अब इस चीज को अब यहाँ पे जस्ट दैट, अगर आपको मैट्रिक्स मैट्रिक्स फॉर्मेट में इसको लिखना है, मैट्रिसेस पढ़े हैं क्या कभी आपने? यस सर, स्कूल में। ठीक है। इस मॉडल में कितने पैरामीटर्स हैं? पैरामीटर का मतलब होता है, जैसे पिछले वाले में दो पैरामीटर थे, आपने एस्टिमेट भी किया होगा ना, पिछले मॉडल में बीटा नॉट एक पैरामीटर होता है और बीटा वन एक पैरामीटर होता है। दीज टू आर द पैरामीटर्स, बीटा नॉट एंड बीटा वन। वैसे ही हमारे नीचे वाले मॉडल में कितने पैरामीटर्स हैं अगर आप काउंट करोगे तो? p+1। करेक्ट, यू हैव p प्लस वन पैरामीटर्स इन दिस मॉडल। क्योंकि बीटा नॉट खुद भी एक पैरामीटर है। तो अब अगर मुझे ना इसको मैट्रिक्स में लिखना है बहुत ही सिंपल तरीके से, तो उसके लिए ना एक इधर एडजस्टमेंट ये होनी पड़ेगी कि मुझे ऐसा कुछ इक्वेशन चाहिए हर एक के लिए, तो मैं एक आर्टिफिशियली यहाँ पे एक वन वन का कॉलम डालूंगा। ये कॉलम है, जस्ट मान लो इंटरसेप्ट कॉलम या कुछ भी बोल लो इसको, ठीक है। इससे होगा क्या ना कि अब ये वापस से इसको अगर थोड़ा सा चेंज करके लिखो ना तो बेटर रखेगा, रुको। अब ये इक्वल्स हटाते हैं यहाँ से, एक बार मुझे इसको मैट्रिसेस के तरीके से लिखना है। ये हो गया लेट्स से y का पूरा वेक्टर, ठीक है। दिस y कैन बी रिटन नाउ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स times a vector of all the betas, which I'll write here। ये एक वेक्टर यहाँ पे है प्लस द एरर वेक्टर, ये वाला, ये अपने आप में सपोज एक वेक्टर है, ठीक है, इतना अच्छे से नहीं लिखा है बट ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा? बीटा नॉट
फिर बीटा वन, बीटा टू, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा, बीटा पी। ठीक है, तो इस इससे हुआ क्या, इधर आपका क्या साइज है इस मैट्रिक्स का, यू हैव n रोज, ओनली ये वन कॉलम। बीटा नॉट बीटा वन जो आपने लिखा है ये क्या मल्टीप्लिकेशन है? नहीं नहीं, हाँ मतलब ये दिस वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, तो ये जैसे इसका ऑर्डर क्या होगा, यू हैव n रोज एंड देन यू हैव p प्लस वन कॉलम्स, है ना इस मैट्रिक्स में। एन रोज। हाँ जी। और फिर ये जो मैंने बीटा का जो वेक्टर बनाया है उसमें यू हैव p प्लस वन रोज एंड देन इट्स ओनली अ सिंगल कॉलम, राइट, है ना, क्योंकि देखो बीटा नॉट से स्टार्ट होता है, बीटा वन बीटा टू ये सारा मतलब वैल्यूज है, एंट्रीज है उस मैट्रिक्स की। हम्म। तो ये कितनी है? मतलब ये p प्लस वन है। हाँ, p प्लस वन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, क्योंकि p प्लस वन पैरामीटर्स थे। ठीक है। फिर लास्ट में आपके पास E1 E2 ये ऐड हो रहा है, इसके बीच में प्लस है, इधर मल्टीप्लीकेशन है फिर प्लस है, तो यानी मैंने क्या लिखा है इधर, इस मैट्रिक्स, ये जो बड़ा मैट्रिक्स है ना इसको x बोलते हैं, बस ये x के अंदर सब कुछ आ जाता है, और ये इसका ऑफ कोर्स y नाम है, ये जो लास्ट वाला है ये एरर है, और इसका इस मैट्रिक्स का नाम हो जाएगा बीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि y इज x बीटा प्लस e, वेयर this is a matrix that you have already seen, और वैसे ही again beta is a matrix of all the parameter values, e is a vector of errors। जब सिंगल कॉलम होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर है, अगर ऐसे मैट्रिक्स की तरह होता है उसका नाम मैट्रिक्स होता है। ठीक है सर। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, इससे होगा क्या कि आपको ना ये स्टैंडर्ड आपको लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि कैसा दिखता है ये एक्स, एक्स का मैट्रिक्स कैसा दिखता है ये आपको पता होना चाहिए। सपोज तीन ही वेरिएबल होते, तीन वेरिएबल, सपोज तीन पैरामीटर्स होते हैं, नॉट तीन वेरिएबल, तीन पैरामीटर होते, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, ये सर हमने वन वन की ऐड करी हुई है यहाँ पे, वन वन का कॉलम ऊपर। ये नहीं, ऐड नहीं, मतलब इट्स लाइक नहीं ये, मतलब कि हमने वो खुद लगा वहां पे लाइन एक हाँ, वो करी है। वो इसलिए करिए क्योंकि देखो अगर आप अब एक इस y को, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसा चलता है कि ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा बीटा नॉट से, हम्म। फिर अगला वाला उसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही चलता है ना, दिस इनटू दिस फिर दिस, ऐसे आगे नीचे 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 ऐसे जाते हैं ना हम लोग, मतलब हाँ दिस एंटायर सेकेंड। रो। ये होती है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। यस, और यहाँ क्योंकि एक ही कॉलम है तो फर्स्ट रो पहले एक बार मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड होगी, फिर थर्ड होगी, और हर बार आपको एक एक नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट मिलते जाएगा ना। तो सपोज आप पहला एलिमेंट को जब आप लिखते हो, सपोज ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके आपने लिखा, तो आप क्या लिखोगे, y1 इज इक्वल टू वन इंटू बीटा नॉट प्लस एक्स वन वन इंटू बीटा वन प्लस एक्स टू वन इंटू बीटा टू प्लस डॉट 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 प्लस एक्स पी वन इंटू बीटा पी प्लस देन यू हैव E1, यही मिलेगा आपको। हम्म। वैसे ही आप एक y2 के लिए लिखोगे तो वापस से वन इंटू बीटा नॉट, क्योंकि ये मुझे कभी भी चेंज नहीं करना, ये हमेशा वन रहेगा, इसलिए ऐसा सोच लो कि इसकी बीटा नॉट की करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यूज थी वो फिक्स्ड है, वो वन है हमेशा, ऐसा सोच लो आप। बाकी सबके x के वैल्यूज चेंज हो सकते हैं बट इंटरसेप्ट सबके लिए सेम है। दिस इज जस्ट एन एडजस्टमेंट दैट वी डू सो दैट यू कैन रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अदरवाइज अगर आप इधर वन वन नहीं लिखते तो इस तरीके से हमेशा ये बीटा नॉट नहीं आता ना, बट मुझे तो हर इक्वेशन में यहाँ पे बीटा नॉट चाहिए, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। हम्म, ओके सर। ठीक है, तो अगर अब ये वाला आपको कोई क्वेश्चन देखना है क्या इसके रिगार्डिंग। तो सर इसमें मेनली इस चैप्टर में मैट्रिसेस से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नहीं, इसमें तो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तीन चार, सपोज तीन पॉइंट जो इन्होंने शुरू में बोला है। अब सपोज आपको कोई बोले कि ये जो मेरा मॉडल है, देखो हम लोग क्या करते हैं, कोई एक एक्सप्लेनेटरी नहीं, कोई रेस्पॉन्स वेरिएबल को मॉडल करना चाहते हैं ना, एक्सप्लेन करना हम्म। चाहते हैं, कोई भी चीज इंपॉर्टेंट हो सकता है, मान लो
मान लो मैं किसी का सैलरी प्रेडिक्ट करता हूँ, ठीक है। सैलरी हम्म मेरा क्या वेरिएबल है, वाई। और राइट साइड में ना आई हैव मल्टीपल एक्स वैल्यूज। सपोज एक्स एक्स वेरिएबल, सॉरी, सपोज तीन ही वेरिएबल है। पहला है मान लो उसका एज, फिर अगला है सम मेजर ऑफ एजुकेशन, फिर एक और क्या हो सकता है, एक और बिना मतलब का ले लेते हैं, हाइट। ठीक है, हम्म जो कि इतना लग नहीं रहा मैटर करेगा। अब हम लोग ये जो पूरा अभी जो सीख रहे हैं उससे ये पता चलेगी कौन सा, एक तो ये पता चलता है कि मान लो अब मेरे को ये डाउट है कि इससे क्या फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो हम लोग जब एस्टिमेट कर लेंगे तो हम लोग फिर एक टेस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस टेस्ट। वो पढ़ा हम्म था क्या पिछले चैप्टर में? तो उससे क्या पता चलता है कि इज दिस वेरिएबल सिग्निफिकेंट। वैसे मैं ये जान सकता हूँ कि इज दिस वेरिएबल सिग्निफिकेंट, whether this variable is significant or not, whether हम्म all of them together are they significant, ये भी पता कर सकता हूँ मैं। ये एक इट्स टास्क हो लाइक गया। कि वो हमारे उसमें लाई कर रहा है नहीं, जैसे हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कर रहे थे उसमें, हम्म, एंड जो हमारा मतलब उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करे थे हमने, टी टेस्ट, एफ टेस्ट। हम्म। तो अगर वो उसके अंडर लाई करता है तो देन भी एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिजेक्ट करता है अगर वो ज्यादा होता है। मतलब उसके उसमें ये था। हाँ वो तो, वो ठीक है, वो तो आप इसका वो बता रहे हो, मैथमेटिक्स बता रहे हो ना, स्टैट हम्म। वाला पार्ट। मैं ये यस। उसका अंडरस्टैंडिंग क्या लिया आपने कि व्हाट डज सिग्निफिकेंस मीन? एग्जैक्टली नहीं पता, आप बता तो सिग्निफिकेंस का क्या मतलब होता है कि दो। आपने ये देख लिया, ठीक है, आपके पास सपोज पिछले वाले मॉडल के हिसाब से ये पूरा सैंपल है। हम्म सैंपल के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है कि क्या सच में मेरा एक्स जो है वो मेरे वाई को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या बिना मतलब का कोई ऐसे ही लग रहा है, मतलब कोई रिलेशन है नहीं इनके बीच में, मैं बिना मतलब का ही देख रहा हूँ। इज एक्चुअली माई एक्स अफेक्टिंग माई वाई स्टेटिस्टिकली? और स्टेटिस्टिकली का मतलब होता है वो जो आप टेस्ट कर रहे हो वैसे ही आपको पता चलता है कि इट्स स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और नॉट, वरना कोई तरीका नहीं है पता लगाने का। अगर स्टेटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट आता है ना, यानी हम्म अगर तो आपका वो नल हाइपोथेसिस जो बोलते हैं वो, ये नल हाइपोथेसिस वगैरह कभी पढ़ा हुआ है? यस सर। कब, कॉलेज में? नहीं सर, CS1 में पढ़ा था लास्ट। ओके, तो उसमें ऐसा कुछ दिया होगा कि बीटा वन इज जीरो, ये नल होता है, और बीटा वन नॉट इक्वल टू जीरो आपका ऑल्टरनेट हो गया। तो जब आप इनसिग्निफिकेंट आ जाता है, दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस खुद क्या बोलते हैं कि बीटा वन जीरो है। जीरो होने का क्या मतलब हुआ कि बेकार है, उसका कोई भी कोफिशिएंट है ही नहीं, मतलब इट्स नॉट एक्चुअली अफेक्टिंग माय मॉडल। मतलब जो वाई का इक्वेशन है वो क्या था, वो ये था। अब बीटा वन ही बीटा अगर नॉट जीरो है आता। दैट मीन्स, हाँ, और अगर बीटा वन ही जीरो है तो मतलब एक्स का कोई इफेक्ट है ही नहीं उस पे। हम्म ये प्रूव हो जाएगा आफ्टर यू डू द टेस्ट। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में भी टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। अब कौन सा के अंदर हम लोग ये भी देख सकते हैं तीनों टुगेदर, मतलब एक साथ मिलके क्या तीनों इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये भी देख सकते हैं। फिर ये भी हो सकता है कि कुछ इंटरेक्शन टर्म, मतलब मान लो यहाँ पे एक और टर्म है नया, ऐसा भी टर्म होता है कभी कभी, x1 टाइम्स x2, और इसका कोई नया कोफिशिएंट है, बीटा फोर लेट्स से। यहाँ पे बीटा वन था, यहाँ बीटा टू था, यहाँ बीटा थ्री था। ये बीटा फोर भी एक हो सकता है जिसका, विच इज जस्ट एन इंटरेक्शन टर्म, इसको इंटरेक्शन टर्म बोलते हैं। हम्म whenever you take a product of any two variables, let's say x1 and x2। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या इन लोगों को इंटरेक्शन टर्म भी है क्या, कि ऑफ कोर्स एज और एजुकेशन का इंटरेक्शन टर्म होगा ना, किसी का अगर एज ज्यादा है तो हो सकता है उसका एजुकेशन ज्यादा होगा। तो क्या ये मिल के दोनों और कुछ एक्सप्लेन कर रहा है एक्स्ट्रा, ये भी देख सकते हैं हम। इसमें शायद इतना क्लियर नहीं है बट ये एक चीज है जो आगे हम लोग देखेंगे तो उस टाइम पे ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। कुछ ऐसा सोच लो कि अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं शायद तब आप समझ पाओ कि इंटरेक्शन टर्म का मतलब क्या होता है। ये एज नहीं होता अगर इट वाज जस्ट अ बाइनरी वेरिएबल शोइंग द जेंडर, लेट्स से, अभी के लिए मेल एंड फीमेल ले लेते हैं। तो मेल एंड फीमेल यानी ये क्या वैल्यू ले, अब मेल एंड फीमेल, और फिर इधर हम लोग एजुकेशन के साथ इसको मतलब अगर नॉन इंटरेक्ट कर न्यूमेरिक रहे टर्म है तो, मतलब न्यूमेरिकल नहीं है कोई भी। हैं। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बस ये समझा रहा हूँ कि दिस इज कॉल्ड एन इंटरेक्शन टर्म, है ना। तो थ्रू दिस इंटरेक्शन टर्म व्हाट एम आई ट्राइंग टू लुक एट, तो मैं ये देख रहा हूँ कि x1 इंटू एक्स टू
ये इधर क्या है, मेल अगर होगा तो 0, इधर फीमेल होगा तो 1, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि क्या एक फीमेल अगर वो एजुकेशन लेती है तो ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर बीटा 4 लेट से पॉजिटिव आता है, दैट मीन्स हाँ सैलरी ज्यादा बढ़ेगी उसकी। ये आगे समझ में आएगी क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। अगर बीटा 4 यहाँ पे इस मॉडल में पॉजिटिव आएगा ना, तो दैट मीन्स अ फीमेल बीइंग एजुकेटेड विल लीड टू अ हायर सैलरी, ऐसा कंपेयर टू अ मेल। मतलब मेल का एजुकेशन उतने से ही अगर आप बढ़ाओगे, लेट्स से 1 साल से आप मेल का एजुकेशन बढ़ा रहे हो तो फिर उतनी सैलरी नहीं बढ़ेगी जितनी 1 साल अगर आप फीमेल को ज्यादा पढ़ाओगे उसकी ज्यादा सैलरी बढ़ेगी। समझ आ रहा है? यस। एजुकेशन तो यहाँ पे है ना, लेकिन एजुकेशन यहाँ पे भी है। तो ये तो एजुकेशन नॉर्मली बता रहे हैं कि 1 साल अगर एजुकेशन आप बढ़ा रहे हो तो मेरे सैलरी पे कितना फर्क पड़ेगा, वो मेरा बीटा 2 बता दिया, ठीक है। लेकिन अब वो डिफर करेगा कि वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल। तो इफ यू आर अ मेल, दैट मीन्स दिस इज नॉट रिलेवेंट फॉर यू बिकॉज x1 का वैल्यू खुद ही 0 है, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट रिलेवेंट, राइट। यस सर। बट इफ यू आर अ फीमेल देन तो ये भी रिलेवेंट हो जाएगा और ये भी रिलेवेंट हो जाएगा। एंड नाउ इफ बीटा 1 एंड बीटा 4 बोथ इफ दे आर पॉजिटिव, दैट मीन्स एक तो जस्ट बिकॉज द पर्सन वाज अ फीमेल इसलिए उनका सैलरी ज्यादा है, एंड देन ऑल्सो बिकॉज शी हैड हायर एजुकेशन दिस एजुकेशन। ईयर x2, तो उनका और थोड़ा सैलरी बढ़ गया, जो कि मेल्स के लिए नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है तो सर। दिस इज कॉल्ड इंटरेक्शन। तो ये भी हम लोग इस मल्टीपल लीनियर के थ्रू देख सकते हैं। और फिर है कि अगर आपके पास 5 मॉडल, सपोज मैं एक ऐसा मॉडल बनाता हूँ, y i इक्वल्स टू, वाई आई छोड़ दो, वाई लेते हैं एक बार के लिए, y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस एरर, ठीक है। इसमें दो है तो मल्टीपल तो हो ही गया ये। और दूसरा मॉडल है बीटा नॉट प्लस बीटा बीटा 3 x3 प्लस बीटा 2 x2, लेट्स से ऐसा। और एक और मॉडल है, मान लो बीटा नॉट प्लस बीटा 4 x4 प्लस बीटा 3 x3 प्लस एरर। ये तीनों अलग अलग मॉडल है क्योंकि इनमें तीनों में वेरिएबल सेम नहीं है, x1 x2 x3 x2 x4 x3 ऐसा कुछ है ना, तीनों का अलग है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। यस सर। तो ये तीनों मल्टीपल लीनियर मॉडल है और अब मैं इनमें कंपेयर कर सकता हूँ कि कौन सा बेटर है। तो वो कंपैरिजन के लिए भी हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। क्योंकि आप लॉजिकली सोचो ना कि आपका गोल तो यही है कि आप इसको ढंग से एक्सप्लेन कर पाओ, है ना। मतलब कोई भी जो वेरिएबिलिटी इन योर रिस्पॉन्स वेरिएबल होता है, अगर हम उसको सही से पहचान पाए कि क्यों क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब कौन सा वेरिएबल इसको इफेक्ट करता है, तो हम लोग क्या कर पाएंगे ना कि हम लोग उस वेरिएबल को चेंज करके इस हमारे वाई वेरिएबल में चेंज लेके आ सकते हैं। मतलब अब क्योंकि लोगों को पता है कि सैलरी जो है ना लोगों की, दैट इज समवेयर रिलेटेड टू एजुकेशन, ये लोगों को पता है, इसीलिए लोग पढ़ाई करवाते हैं, है ना। घर वाले क्यों बोलते हैं कि पढ़ लो तो कमाई ज्यादा होगी, ऐसा ही है, मतलब आई थिंक वैसा ही है ना। यस तो सर। वैसे ही अगर कोई और वेरिएबल अगर आप देखो, अगर आपको पता है कि किससे इसको फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे तो पता नहीं लगा सकते ना फ्यूचर में क्या होगा वाई का वैल्यू, लेकिन आपको पता है कि हाँ ये अगर ज्यादा होगा ना तो फायदा है, तो तो आप उस उस चीज को वेरिएबल ज्यादा में करोगे। चेंज लाके हम अपने रिस्पॉन्स वेरिएबल को चेंज कर सकते हाँ, तो गोल ये है कि हम पता कर सके कि कौन सा मॉडल बेस्ट है, मतलब आउट ऑफ दीज थ्री विच वन इज द बेस्ट। हो सकता है यहाँ पे कोई डांस या कुछ और आर्ट फॉर्म का एक वेरिएबल था, तो वो आपको देखना पड़ेगा उस हिसाब से। मतलब यही काम मॉडल्स के थ्रू हो सकता है कि आप पता लगाओ कि आपके लिए कौन सा वेरिएबल ज्यादा बेटर है, या आपके जो सैंपल है उस हिसाब से कौन सा बेटर है। हैं। कुछ एरिया में कुछ और बेटर हो सकता है, कुछ एक सैंपल के लिए कुछ और अलग भी बेटर हो सकता है, वैसा है। ठीक है ना। अभी अभी तक कुछ पूछना है क्या? नहीं सर। इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, अगर ये वर्ड, रिग्रेशन कोफिशिएंट नाम है इसका, कोफिशिएंट, हाँ। जस्ट एक टर्म है इनके लिए, जैसे इसको एरर टर्म बोलते हैं, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये पढ़ा होगा आपने पिछले चैप्टर में भी, फिर भी ये दिस इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ, जब y, जब मेरा x 0 है, ऐसा कुछ, मतलब सपोज ऐसा सिंगल वेरिएबल मॉडल था तो ये इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं ना। यस सर। तो ये है वो कि मेरा जब ये इधर x है और इधर y है, जस्ट एक टू सिंगल वेरिएबल मॉडल के हिसाब से, यहाँ अगर x जब 0 होगा तो मेरा y का वैल्यू कितना है,
तो वो मेरे को इंटरसेप्ट बताता है, ठीक है, हम्म द बीटा नॉट। मतलब इज द सेम जैसे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c वाली इक्वेशन होती और क्या इधर देखने दो। इन लोग एक और चीज बोलते हैं यहाँ पे कि ई आईज दे आर आई आई डी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ई आईज दे आर 0, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। Independent and identically distributed random variables following normal distribution with mean 0 and variance sigma square। वेरिएंस आपको एस्टिमेट करना पड़ता है, अभी पता नहीं है क्या है, ठीक है। ये भी आपका मॉडल से ही एस्टिमेट होता है कि वेरिएंस इसका क्या है। दिस इज वन ऑफ द आउटपुट्स ऑफ द मॉडल। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज करोगे तो सिग्मा का एक वैल्यू देता है वो सॉफ्टवेयर। मतलब ये तो समझ में आ ही रहा है कि आपने, अच्छा पिछले चैप्टर में कुछ अजम्पशंस बोल के थे क्या, अजम्पशंस ऑफ अ मॉडल, या नहीं था? क्या सर? assumptions, have you studied anything called assumption? हाँ सर, था तो क्या टॉपिक, क्या था assumption? मुझे नहीं याद। इट्स लाइक ये थोड़ा न्यू है अभी, एकदम नहीं वो चीज है। अच्छा, तो ना मैं एक काम करूंगा कि चैप्टर 1 पे भी एक रिफ्रेशर दे दूंगा, जस्ट ऊपर ऊपर से एक आध क्लास उसमें ले लेते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए। लेट्स गो ओवर इट अभी ना, या कैसे करें मतलब। हाँ सर, आप ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा बता दो, मतलब उसका भी साथ में। वो इट्स लाइक कि अभी एक ही बार कराए और क्वेश्चंस तो एकदम वो नहीं हो रहा रिकलेक्ट मेरे को। तो क्वेश्चन नहीं करा था या कर लिया था क्वेश्चंस? क्वेश्चंस मैंने कर लिए। इट्स लाइक उसमें तो क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूलाज यूज हो रहे थे। इट्स जस्ट दैट उन क्वेश्चंस में ये देखना था कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, और क्योंकि वो तो काफी मतलब सारे थे। सीक्वेंशियली आते रहते हैं, तो एक की जब फॉर्मूला हाँ ऊपर गया एग्जैक्टली। एक क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, तो आपने चैप्टर एंड के क्वेश्चन नहीं किए? तो कौन से चैप्टर के? उसी चैप्टर के एंड में भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो शायद वो तो शायद एक साथ होते प्रिडिक्शन। हैं या हाँ, लास्ट नहीं नहीं, टॉपिक उस वो भी चैप्टर। अच्छा, वो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन ही है। हाँ, उसमें इट्स लाइक कि 4 सेक्शन सब सेक्शंस थे उस चैप्टर के, हम्म। तो उस अकॉर्डिंगली करा है। आप मेरे को ये एक बार थोड़ा ब्रीफ में बता दो, मेरे को याद आ ही जाएगा मतलब। मैं वही देख रहा हूँ कहाँ लिखा हुआ है ये assumption वाला चीज, एक सेकंड। अच्छा, दो ही assumption यहाँ लिखा हुआ है, इतना ज्यादा फिर इम्पोर्टेंट है नहीं अभी। ठीक है। एक assumption ये होता है कि ये जो एरर टर्म है इसका जो एक्सपेक्टेशन होता है ना, ये 0 होना चाहिए। हम्म हाँ ठीक और इसका वेरिएंस ऑफ एरर टर्म होना चाहिए सिग्मा स्क्वायर, है। ये भी बोला हुआ था। हाँ सर, ये तो मतलब हाँ ये याद है। उसी से ये आ जाता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, ठीक है। तो ठीक है, फिर और तो assumption इसमें ये था कि वाई आई जो होता है वो रैंडम होता है, लेकिन एक्स मेरा नॉन रैंडम, एक नॉन रैंडम होता है। एक्स आईज आर नॉन रैंडम, ठीक है। इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि वाई, देखो क्योंकि ई आई मेरा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वाई इज देन इट्स लाइक एक्स बीटा प्लस ई, राइट? अभी हमने देखा था कैपिटल एक्स बीटा प्लस ई, है ना? हाँ जी। तो क्योंकि ई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये रैंडम है नहीं, यहाँ पे कुछ भी रैंडम नहीं है, नॉन रैंडम, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो y है विच इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a random variable which is normally distributed, hence y will also follow a normal distribution। इसका y के अंदर क्या आएगा वो देख लेंगे, बट ये भी अल्टीमेटली एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही आएगा विद सम मीन एंड सम वेरिएंस, ये हम्म आगे देखेंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस बीइंग नॉन रैंडम, इसका इम्प्लीकेशन यही है इस असम्पशन का कि y हम लोग का नॉन सॉरी नॉर्मल बाय डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम, हाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो। और जब y मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है ना, उसके वजह से फिर हम नेक्स्ट स्टेप में वो अभी अभी नहीं जाते हैं उसमें, ठीक है। फिर समहाउ बस ये बोल रहा हूँ कि ये जो बीटा है ये भी हमारा
इसका अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन निकाले, बीटा नहीं, बीटा हैट का, अभी तो ये नॉन रैंडम ही है, ये तो बीटा है, जब हम बीटा इसके हैट निकालते एस्टिमेट थे, का। हाँ, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी सम नॉर्मल ही फॉलो करेगा। वो बिकॉज कि बीटा हैट जो होता है दैट इज लीनियर इन द रिस्पॉन्स वेरिएबल, ये पढ़ा है, ये भी पढ़ा होगा ऑफ कोर्स। बीटा हैट इज व्हाट, समेशन ऑफ, फॉर्मूला बताओ। हम्म, इसका समेशन, इसका समेशन नहीं, इसमें एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स आता था। बीटा डिपेंड करेगा। हाँ, एंड इनके फॉर्मूलाज हैं फिर, समेशन एक्स आई वाई आई माइनस एन एक्स बार वाई बार ऊपर वाले का, एंड नीचे वाले का इज समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर। ओके, तो आई थिंक ये आप दिखा सकते हो समहाउ कहीं तो। आपने चैप्टर वन में ये देखा होगा कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम डब्ल्यू आई टाइम्स वाई आई, ऐसा कुछ देखा है क्या? यस सर। तो यानी इट्स अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वाई आईज, है ना? एंड इसमें भी डिफरेंट फॉर्मूलाज होंगे, एज इन जैसे ये बीटा वन हैट का फॉर्मूला जो एक्स के साथ होता है, बीटा नॉट का इज अ डिफरेंट फॉर्मूला, उसका बीटा इज नॉट वाई इज, हाँ ठीक वाई है, बार माइनस बीटा वन एक्स बार। गलत, बीटा वन हैट एक्स बार। हाँ, बीटा वन हैट। हम्म, ठीक है, तो ये इधर वाई आई है, ठीक है, तो दैट मीन्स बीटा वन हैट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब ये क्योंकि ये कुछ तो कांस्टेंट ही है ये, मतलब इट डज नॉट कंटेन वाई, ठीक है, और ये वाई इधर इधर वाई है आपके पास, तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वाई आईज विल ऑल्सो अगेन फॉलो नॉर्मल, क्योंकि मेरा वाई नॉर्मल है, तो हम्म। फिर बीटा भी मेरा नॉर्मल फॉलो करता है। तो वो बाद में काम आएगा, बहुत बाद का चीज है वो। अभी के लिए अब हम देखते हैं कि आपको ये पता है वाई इज एक्स बीटा प्लस एरर, है ना? अब हम्म। इस इन दिस मैट्रिक्स वाले केस में बीटा हैट का एक्सप्रेशन है जो कि आपको याद होना चाहिए, एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम वाई। प्राइम क्या होता है? वेयर एक्स प्राइम इज जस्ट द ट्रांसपोज ऑफ एक्स। तो वैसे ही The अगर मैं, thing that rows turn into columns. यस, ट्रांसपोज मतलब वही हो गया, हाँ, कि उल्टा कर दो उसको, सपोज हम्म। 1 2 3 4 5 6, ये अगर है, इसका अगर और ट्रांसपोज, वन फोर मतलब नीचे आ जाएगा फोर कॉलम में। ठीक है, हम्म। तो एक्स प्राइम एक्स का इनवर्स लेना, इनवर्स निकालना आता है। एक बार बताना सर, याद आना। ठीक है, 1 4 2 5, ये अगर मेरा मैट्रिक्स है, ये टू हम्म। क्रॉस टू का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? ये सपोज एक मैट्रिक्स ए है, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स द एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, फॉर्मूला तो याद आ गया। करेक्ट। और डिटर्मिनेंट होता था ये माइनस ये, मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन, वन हम्म। क्रॉस फाइव माइनस, तो ये हो जाएगा 1 क्रॉस 5 माइनस 2 क्रॉस 4, ये हो गया हम्म। डिटर्मिनेंट। और एडजॉइंट में होता था कि अ, इन दोनों को एक्सचेंज कर देते थे, मतलब इधर जो रहते थे इनको 5 और 1 कर देंगे और इनके साथ माइनस साइन लगा देंगे, -4 एंड -2। ये शॉर्टकट होता था फॉर अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ओके, बट एडजॉइंट अभी याद नहीं आया। टू क्रॉस मतलब मैट्रिक्स तो बड़ी भी आ सकती है ना? हाँ, बड़ी भी आ सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला मैं क्या देख बोलते लूंगी, आई थिंक याद आ जाएगा, बट अभी एकदम नहीं आ रहा मेरे को, काफी हैं? पहले पढ़ा था। मैट्रिक्स तो स्कूल में ही करा है, उसके बाद में। हम्म, उसके लिए फॉर्मूला शायद, मुझे याद आ रहा है, सपोज आपके पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो अगर इसका एडजॉइंट निकालना है तो वो हो जाएगा सर आपकी पहले, स्क्रीन ब्लैक हो गई है, मेरे को शो अच्छा अब हो रही है। ओ, हाँ, तो अगर मेरे को पहला वाला का एडजॉइंट निकालना है,
तो फिर ये वाला रो और ये वाला कॉलम इसको कैंसिल आउट करके जो बचेगा, ये वाला मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है? अच्छा हाँ, गॉट इट, ठीक है ठीक और है। फिर और हम -1 टू द साइन ऐसे पावर लगाते 1 थे कि प्लस 1। प्लस माइनस मतलब प्लस और यस। माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। हाँ, ऐसा कुछ है, हाँ। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस। प्लस। और शायद ऐसे होता था कि इसके बाद जब आप इधर इस एलिमेंट का निकाल रहे हो तो वो आप इधर लिखोगे। नहीं ये नहीं, नहीं होता? वो नहीं तो होता था। सेम उसी में आता था। श्योर हो क्या आप? ये मुझे क्यों याद आ रहा है कि ऐसा होता था? एक सेकंड, ये कंफर्म कर लेते हैं। एडजॉइंट। हाँ, तो ट्रांसपोज होगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो होता है। इट्स द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो आप जो अभी निकालोगे ना, वो कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगा अगर आप बिना ट्रांसपोज के लिखे। फिर आप ट्रांसपोज ही करोगे उसको। ठीक है, आप ये वाला अच्छा, देख लेना, पूरा वाइल करके लूप। फिर ट्रांसपोज करते हैं। हाँ, वैसा भी आप बोल सकते हो कि सपोज आप इसको जैसे है वैसे ही लिख दिया, कि 4 का इधर ही लिखा, फिर वैसे 7 के हिसाब से यहीं लिखा, और फिर लास्ट में आपको ट्रांसपोज करना होगा, तब आपको एडजॉइंट मिलेगा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो 3x3 4x4 वो सब होते रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है। अभी इसका तो इतनी बार आएगा ये कि मतलब बहुत ही याद ही कर लो इसको, ऐसा है। तो इसमें समझाने को कुछ है नहीं, इसका अपना प्रूफ होता है। ये कैसे आता है वैसे? ये वैसे आता है कि इसमें ये कैसे आया था, ये सब कैसे वैल्यूज आई थी, ये पता है? याद है? कौन सी सर? ये जो बीटा वन की वैल्यूज है, ये आई कैसे थी? वहां पे क्या होता था कि y इज बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस एरर टर्म, है ना? हम्म। फिर हम लोग ये बोलते थे कि y इज व्हाट, y हैट प्लस द एरर, ऐसा लिख सकते हैं। आई थिंक एरर मिनिमाइज द सम ऑफ द एरर स्क्वायर्स। एरर हैट हो जाएगा ये। हाँ, अब ठीक है। मतलब जो एक्चुअल y का वैल्यू है वो मेरा प्रिडिक्टेड y प्लस जो भी रेसिडुअल होगा वही होगा, है एक ना? बार सर दोबारा बताना। एक्चुअली देखो, हम लोग इसको एक सेकंड रुकना। हाँ, एरर के हिसाब से मैं आपको देख के बता देता हूँ इन्होंने क्या नोटेशन यूज किया है, ज्यादा बेटर है। ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है इन्होंने, रुको। ठीक है, ऐसा सोचो, ये y आई है और इधर बीटा वन एक्स आई है, ठीक है। अब मुझे अगर y आई हैट का एक्सप्रेशन लिखना है तो वो क्या होगा? बीटा नॉट हैट प्लस बीटा वन एक्स आई, इधर हैट हो जाएगा। करेक्ट, इतना ही है बस, और तो कुछ नहीं होता। हम्म। यस सर। फिर एक और सेकंड रुको। जो इनका सेकंड वाला पीडीएफ है उसमें कैसे लिखा है इन्होंने, मुझे क्योंकि उसको मैट्रिक्स के साथ रिलेट करना है। एक सेकंड। ये जो मैट्रिक्स वाला फॉर्मूला है कि हम्म एक्स मतलब ट्रांसपोज इनटू एक्स और उसका इनवर्स ये वाला, तो हम्म। ये इन जनरल बीटा हैट है या फिर इसमें हम बीटा नॉट या बीटा वन मतलब उनको डिफरेंशिएट करते हैं कुछ? तो ये बीटा हैट है। बीटा हैट खुद इसका क्या मतलब हो गया? इट्स अ वेक्टर ना। बीटा कैसे डिफाइन किए थे? बीटा नॉट
बीटा वन, बीटा हम्म ऐसे करके बीटा पी, तो यानी ये पूरा वेक्टर का हैट है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगे ना राइट साइड में, अगेन राइट साइड विल ऑल्सो बी ए पी प्लस वन का वेक्टर। तो यहाँ जो भी वैल्यू आया, सपोज पहला वैल्यू है तो बीटा नॉट हैट हो गया, वो वैसे ही जो भी वैल्यूज आएंगे वो सारे करस्पॉन्डिंग, मतलब अगर पहला वैल्यू है तो दैट विल बी बीटा नॉट हैट। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे बीटा वन हैट क्या है, तो आप ये पूरा निकालोगे और फिर उसका सेकेंड एलिमेंट आपका आंसर होगा बीटा वन हैट, अच्छा ठीक है इस हिसाब से। तो अगर आप पूछोगे मेरे से कि क्या इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो आंसर इज नो, यू कैन नॉट कैलकुलेट ईच ऑफ देम सेपरेटली। तो ओके क्वेश्चन, इवन दो क्वेश्चन पूछेगा कि आप सीधा ये बताओ बीटा टू हैट, विल हैव टू गो बाय दिस लॉन्गर मेथड। इट्स नॉट वेरी लॉन्ग, मतलब आपको ये वाला चीज जनरली दे देगा, मतलब एक्स प्राइम एक्स इनवर्स कभी कभी निकाल के दे देगा, फिर आपको बस इनको मल्टीप्लाई करना है, मतलब दे विल जस्ट टेस्ट योर फॉर्मूला कि क्या आपको फॉर्मूला याद है बस। हम्म तो मैं अभी क्या बता रहा था कि हाउ डू यू गेट दिस, ठीक है। तो द वे यू गेट इट इज, ऐसा कुछ आप मिनिमाइज करते हो, तो इस टेक्निक का नाम होता है, सबसे पहले वो टेक्निक समझते हैं। ये देखा होगा आपने मल्टीपल टाइम्स, लीस्ट स्क्वायर्स, जिसका कभी कभी एक और वर्ड यूज होता है इसके साथ, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स। यस दिस इज सर अ टेक्निक यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा वन हैट बोलो, एस्टिमेट्स या जस्ट टू टाइप फाइंड आउट द एस्टिमेट का, एस्टिमेट्स ऑफ दिस पैरामीटर्स। तो ये what do, you try to minimize something called error sum of squares. And how do they define error sum of squares? एरर खुद क्या हो गया, ई क्या है मेरा, एरर ये है कि मेरा एक्चुअल y का क्या वैल्यू है माइनस जो मॉडल बता रहा है, वाई आई माइनस वाई हैट ये हो गया एरर मेरा। और y हैट खुद क्या है, y हैट हटा देते हैं अगर, y का तो मुझे नहीं पता, बट y हैट अगर हटा देंगे तो इसको मैं बीटा नॉट माइनस बीटा, सॉरी बीटा नॉट हैट, ये लिख सकता हूँ। अब क्योंकि एरर सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी ये एक तो आई कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आई हो जाएगा, यहाँ पे भी आई आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, एरर स्क्वायर। और ये अक्रॉस ऑल माय सैंपल पॉइंट्स मुझे ये सम करना है, सम अक्रॉस ऑल आई गोइंग फ्रॉम 1 to n। ये हो गया एरर सम ऑफ स्क्वायर्स। अब इसको मेरे को मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज दिस विथ रिस्पेक्ट टू माय बीटा नॉट कॉमा बीटा वन इनका, दैट इज द गोल। काफी लेयर्स में डिफिकल्ट बनाते गया मैं इसको, अभी ये बताओ इसको समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स थोड़ा मुश्किल है, अगर डायग्रामेटिकली देखें ना तो होता क्या है, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली कोशिश करते हैं। आप क्या करते हो इसमें ना, आपके पास एक सपोज x, यहाँ y है, यहाँ पे x है, तो यू हैव मल्टीपल ऐसा ना, सपोज x का यहाँ पे पॉइंट्स है अलग अलग, ठीक है, और उस पॉइंट्स के लिए आपका y का वैल्यूज देता है, तो दैट गिव्स यू ईच ऑफ दिस सैंपल पॉइंट्स। तो ये सैंपल आ गया, ये है, इधर है, इधर है, ऐसे बहुत सारे होंगे, यहाँ पे होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। थोड़ा कम ही लेने पे फायदा है, ताकि मैं एक्सप्लेन तो कर पाऊँ, इतना ही रखते हैं। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, एक इधर से हटा देते हैं, इधर से भी इसको हटाते हैं, इसको भी हटा देते हैं, चलो इतना ही काफी है। तो अब टू दीज लीस्ट स्क्वायर्स व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, लेट्स सी। अल्टीमेट जो रिग्रेशन करता है वो क्या करता है ना, वो एक लाइन फिट करता है ताकि इट शुड बी द बेस्ट फिट। तो इसका अराउंड जो बेस्ट फिट होगा ना वो ये होगा, लग रहा है आपको भी दिख रहा है ना कि ऐसा ही कुछ बेस्ट फिट होगा। यस सर और एक्चुअल में y का वैल्यू ये है, लेकिन मेरा जो बेस्ट फिट लाइन है वो क्या बोल रहा है कि अगर आपका ये x का वैल्यू है तो y हैट इतना ही होगा, है ना, ये पॉइंट इधर ही है। तो यानी ये जो गैप है ये क्या है, एरर है। एरर वैसे इस पॉइंट के लिए ये जो गैप है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, एरर है। वैसे ये एरर है, ये भी एरर है कभी, लेकिन देखो कभी एरर पॉजिटिव है और कभी नेगेटिव है, राइट। कभी कभी क्योंकि मेरा y का वैल्यू कम है, कभी y का वैल्यू ज्यादा है, तो क्योंकि y माइनस वाई हैट कर रहे हो तो कभी ये पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा। तो इसलिए इसको पहले हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं ताकि ये आपस में कैंसिल आउट ना हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा तो मतलब ही नहीं बचा ना। फिर मेरे को ये देखना है कि मेरा जो लाइन हो ना वो मिनिमाइज करे, किस चीज को मिनिमाइज करे, ये जो एरर है उसका स्क्वायर का सम को, मतलब व्हेन आई फिट अ लाइन
through all my observations, it should be as close as possible to all my observations. मतलब इनका जो distance from each of these points है, that should be हम्म as minimum as possible. अब वो distance doesn't matter if it's negative or positive, but it should be very small in magnitude. वो मेरा गोल है. तभी तो ये बेस्ट फिट लाइन होगा ना. जैसे अगर ये लाइन को देखो आप, तो शायद इससे बेटर भी कोई लाइन आ सकती है जिसमें ये सारा जो एरर मैं अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एरर का सम ऑफ स्क्वायर्स थोड़ा सा कम हो जाए. आई थिंक आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, कुछ एक और लाइन. ठीक है. बट अगर मैं ऐसा कोई लाइन बना दूं, ये लाइन तो फिर भी सॉर्ट ऑफ बेस्ट फिट लग रहा है ना. अगर मैं ऐसा कोई बेकार सा लाइन बना दूं, जिसको लेट्स से आई ड्रॉ इट इन सम अदर कलर, लेट्स से रेड, तो दिस इज क्लियरली नॉट द बेस्ट फिट लाइन, राइट? बिकॉज yes स्टार्टिंग पॉइंट से ही इसका एरर्स कितना बड़ा आ रहा है. देखो, पहला पॉइंट ये था, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर. हम्म फिर अगले वाले के लिए माना कम है, बट फिर अगला में वापस स्टार्ट हो गया कि इतना एरर है, यहाँ पे भी इतना सारा, यहाँ इतना, एंड देन व्हेन यू गो हियर इट्स टू मच. मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, फिर इधर भी इतना है. तो ये क्लियरली इनका स्क्वायर्स लेके ये तो बेस्ट फिट लाइन होगा ही नहीं. हम्म तो मतलब थ्रू दिस मिनिमाइजेशन प्रोसेस, व्हाट डू? यू ट्राई टू ब्रिंग योर बेस्ट फिट लाइन एज क्लोज टू ईच ऑफ दीज पॉइंट्स दैट यू हैव इन द सैंपल. हर एक पॉइंट के आप काफी क्लोज लेके आते हो, बट ऐसा नहीं कि आप किसी के एकदम जबरदस्ती एक पॉइंट के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाओगे. आपको देखने की हर एक के आप पास रहो, ताकि ये जो एरर का स्क्वायर का सम है, वो जितना कम हो सके उतना कम करेंगे हम लोग. इस टेक्निक का नाम है लीस्ट स्क्वायर्स. ठीक है. yes sir. वही चीज अब यहाँ करते हैं. अब मैट्रिसेस में वो दिखने में अलग हो जाता है. वो दिखने में क्या हो जाता है, क्योंकि ये मैट्रिस है, तो आप कर तो यही रहे हो कि, अच्छा, एक तो इसको रेड से हटाता हूँ. अब पिछले वाले के हिसाब से इसी इक्वेशन को आप देखो, जो ऊपर मैंने लिखा है उसके हिसाब से हमारे केस में अब नया वाला कैसा दिखेगा, दैट विल बी वाई आई माइनस, अब हमारे पास बहुत लंबा इक्वेशन आ जाएगा, बस बीटा नॉट हैट माइनस बीटा वन एक्स वन माइनस बीटा टू एक्स टू माइनस बीटा थ्री एक्स थ्री माइनस डॉट 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 माइनस बीटा पी एक्स पी, राइट? इसका हैट ऐसे करके, और वाई आई है तो इधर आई लगना चाहिए हर जगह. आई, इधर भी आई होगा, एक्स पी आई, राइट? इसका स्क्वायर, दैट बिकम्स योर एरर सम ऑफ स्क्वायर्स. यस और नो? हाँ मल्टीपल के केस में यस तो इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि इट्स वाई माइनस एक्स बीटा हैट, एंड इसका ले लो प्राइम, और फिर वाई माइनस एक्स बीटा हैट. ये हमारा हो जाता है ई, ये मतलब ई स्क्वायर हो गया. ऐसा सोच लो आप, एरर का स्क्वायर. इफ यू रिप्रेजेंट दिस सेम इक्वेशन, ये जो इधर ई स्क्वायर है, वही सेम ई स्क्वायर को आप ऐसा भी लिख सकते हो. और फिर आप इस, नॉट ओनली ई स्क्वायर, इट्स सम ऑफ ई स्क्वायर. ठीक है, सम ऑफ ऑल द एरर स्क्वायर्स. इस ई स्क्वायर को, अब ये ध्यान देना, इधर मेरे को सम नहीं चाहिए अब, क्योंकि ये ऑलरेडी सम ही होगा. जब मैं इसको ऐसा मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये अपने आप सम हो जाएगा. कैसे सम होगा पता है? इमेजिन करो, ये जो y माइनस एक्स बीटा है, y क्या है? y इज अ n क्रॉस वन वेक्टर, राइट? हम्म x बीटा हैट कैसा वेक्टर आएगा? एक्स बीटा हैट ये भी n क्रॉस वन ही आएगा ऑफ कोर्स, तभी माइनस कर पा रहे हैं ना हम लोग. माइनस कैसे करेंगे, वरना मैट्रिसेस के केस में माइनस तभी हो पाता है. सोच के देख लो आप, x का अगर क्या, सेम रो या कॉलम x का ऑर्डर क्या है वैसे, अगर आपको डिटेल में देखना है तो x का ऑर्डर है n क्रॉस p प्लस वन, राइट? हम्म और बीटा हैट का क्या है? p प्लस वन इंटू वन. बीटा पी प्लस वन इंटू वन बीच वाला हट जाता है तो n क्रॉस वन ही बचेगा, है ना? हम्म तो अब फाइनली जब माइनस भी कर दोगे इनको, तो भी आपका क्या बचेगा? n क्रॉस वन. लेकिन जब इनका फिर ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा? वन क्रॉस n, है ना लास्ट में. तो इससे आई गॉट वन क्रॉस n, एंड यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा? इट्स द सेम एक्सप्रेशन जस्ट विदाउट अ ट्रांसपोज. आई वुड गेट n क्रॉस वन, राइट? हम्म तो यानी ये कैसा है पता है? ये क्या है कि आप इधर, ये क्या है, ये हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स क्या है, एरर ही होंगे यहाँ पे. तो वन क्रॉस n का मतलब आई विल गेट ई वन, ई टू,
E3 अप टू En, ऐसा कुछ इतना है ना. That is 1 cross n, and then when you multiply it with n cross 1, which is E1, E2, En, and now when you take a product of these, what will it become? E1 square plus E2 square plus E3 square plus En का square, ऐसा ही बन रहा है, which is just the sum of Ei square which you needed starting में. तो बस ये, तो मतलब अब यहाँ पे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई समेशन का साइन नहीं चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली मेरे को समेशन ही देगा. ठीक है, जस्ट की मेट्रिसेस में आप इसको कोई एकदम बहुत ही नीटली लिख सकते हो. अब आप करते वही हो, ठीक है. इफ यू अंडरस्टूड दिस, तो इस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है वेयर वी हम्म स्टार्टेड फ्रॉम, इसी एक्सप्रेशन को जब हम मिनिमाइज करते हैं यानी डिफरेंशिएट करेंगे ना, मिनिमाइज करने का मतलब ही ये होता है कि आई डिफरेंशिएट. मिनिमाइज का क्या, देखो मिनिमाइज कैसे करते थे 12 में, अगर याद है आपको, हाँ, व्हेनेवर वी डिफरेंशिएट करके उसको जीरो के इक्वल्स इक्वल, पुट हाँ, करते हैं राइट, एंड उसमें x की वैल्यू कैलकुलेट करके, एंड यस, टू टेस्ट इट वी कैलकुलेट डबल डिफरेंशिएट एज वेल कि वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव. पॉजिटिव आना चाहिए, राइट, करेक्ट हम्म करेक्ट. दैट्स व्हाट वी डू. तो अब आपको उस डिटेल में जाना नहीं है, ठीक है. हम्म बस आप इतना समझ लो कि उसी चीज को मिनिमाइज, मतलब ये जो है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा हैट. किस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे? y माइनस एक्स बीटा हैट का प्राइम और y माइनस एक्स बीटा हैट. ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द एरर सम ऑफ स्क्वायर्स, है एरर ना. समेशन. इसको जो हम डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू जीरो करेंगे, दैट विल गिव मी बीटा हैट टू बी एक्स प्राइम एक्स इनवर्स इनटू एक्स प्राइम वाई. क्लियर? हम्म ओके, तो इस टेक्निक को सीख लिए हैं, अब आगे चलते हैं थोड़ा. क्वेश्चन कैसा आ सकता है ये भी इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है. एक्स माइनस वन, सॉरी, ये वाला दे देंगे और फिर आपको बीटा हेड का वैल्यू निकालने को बोलेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. देन टाइप टू, पेज नंबर 102 में इन्होंने टाइप टू बोल के लिखा हुआ है. 102 दिख रहा 102. है? मतलब इनका खुद का 102. अच्छा ओके. नीचे टाइप 2 दिया हुआ है जो इन्होंने. अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन सेंटर्स ऑन अ नो इंटरसेप्ट एमएलआर मॉडल. नो इंटरसेप्ट का मतलब हो गया कि मेरा वो वन वाला कॉलम नहीं है, ठीक है, सीधा एक्स का कॉलम ही स्टार्ट होगा. नो इंटरसेप्ट का यही मतलब है इसमें, व्हेन यू अच्छा टॉक ठीक है. अबाउट अ मल्टीपल लीनियर मॉडल विद पी इक्वल्स टू टू प्रेडिक्टर्स. तो यहाँ पे इन्होंने वही एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो दिखाया है, ठीक है. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, नीचे एग्जांपल भी आप खुद से करके देख लेना. हम्म अगला, इफ यू डोंट नीड, थर्ड टाइप इज ऑन पेज नंबर 104. तो इफ यू डोंट नीड टू कंप्यूट एक्स माइनस, सॉरी, एक्स प्राइम एक्स इनवर्स इन एन एग्जाम, चांसेस आर दैट एक्स प्राइम एक्स इज डायगोनल. तो इफ यू डू नीड टू, सॉरी, इफ यू डू नीड टू कंप्यूट, देन ये इन लोग बस बता रहे हैं, ठीक है. तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें आपको एक्चुअली एक्स प्राइम एक्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. फिर अगला आपको टाइप 4 दिया हुआ है पेज नंबर 105 में, मोस्ट लाइकली, ठीक है. यस. लाइकली में बोल रहे हैं कि यू विल बी प्रोवाइडेड विद द वेक्टर्स डायरेक्टली बेस्ड ऑन विच यू विल डू सम फर्दर एनालिसिस. तो बोला हुआ है कि इसका वैल्यू भी आपको सीधा दे ही देगा, फिर आपको फर्दर कुछ और करने को बोलेगा, ठीक है. जो भी क्वेश्चन आएगा देख लेंगे. तो ऐसा चार टाइप का एग्जाम आ सकता है, सॉरी, चार टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. अगला, अब इन लोग बोल रहे हैं कि फिटेड वैल्यू क्या है. फिटेड वैल्यू ये है कि वाई हैट लिखोगे तो आप बस एरर वाला चीज हटा दोगे और सब में हैट डालते जाओगे, यानी बीटा नॉट हैट प्लस बीटा वन हैट इंटू एक्स वन आई प्लस बीटा टू हैट इंटू एक्स टू आई प्लस बीटा थ्री हैट इंटू एक्स थ्री आई प्लस डॉट 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 लास्ट में बीटा पी का हैट इंटू एक्स पी आई. एक्स पी आई पे हैट नहीं होगा, सॉरी. हाँ, दैट इज हाउ यू कैलकुलेट फिटेड वैल्यू. इसका नाम है फिटेड वैल्यू, है ना. यस सर. अगला देखते हैं. वैसे ही रेसिडुअल किसको बोला इन्होंने? रेसिडुअल हो जाएगा y माइनस वाई आई हैट, राइट. वो तो सेम ही है. हाउ डू हम्म यू कॉल ई आई? ई आई वुड बी वाई आई माइनस वाई आई हैट, ठीक है. दिस इज कॉल्ड रेसिडुअल एंड दिस इज कॉल्ड द फिटेड वैल्यू. लेट्स गो आगे फिर. इंटरप्रिटेशन.
आप ना एक काम करो, मैंने वहां पे, मैं बता रहा हूँ आपको कौन सा वीडियो देखना है। आपको मिला हुआ ना एक्सेस उस डीटीएच प्लेयर पे? यस सर। ठीक है, एक सेकंड। क्योंकि अभी काफी कुछ तो मैंने बता दिया है, तो आज आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करना और चैप्टर 1 को वापस से एक बार देखना, रिवाइज करना। और उसमें ना इस बार समझने का कोशिश करते हुए रिवाइज करना कि हो क्या रहा है। और जो नहीं समझ आए वो आप क्वेश्चंस डालना ग्रुप पे। अच्छा, तो यू हैव टू लुक एट वीडियो नंबर 10, ठीक है? जो ऐसे जीरो, आई थिंक 010 करके होगा, वीडियो नंबर 10 इन लीनियर मॉडल। तो वहाँ 3 सेक्शन बने हुए हैं, अगर आपने देखा होगा। एक लीनियर मॉडल्स करके, एक मशीन लर्निंग बोल, हम्म। और एक है टाइम सीरीज करके। तो आप लीनियर मॉडल्स के वीडियो नंबर 10 को आज देख लेना। उसमें मैं इसलिए देखने बोल रहा हूँ, उसमें आई थिंक कहीं तो मैंने ये एक्सप्लेन किया है, ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट का इंटरप्रिटेशन, जो टॉपिक अभी हमने लास्ट में छोड़ा है ना, यस सर। ऑल एक्सप्लेन्ड है वहाँ पे। तो अगली क्लास हम लोग अनोवा से स्टार्ट करेंगे। जो अनोवा वाला टेबल नीचे दिया हुआ है, वो छोटा सा जो टॉपिक है वो आप करके आना। उसमें अगर आप खुद से रीड भी करोगे, आई थिंक थोड़ा समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फर्स्ट यू वॉच द वीडियो, अदरवाइज नहीं समझ आया कौन खुद सा से रीड टॉपिक कर सर? लेना। टॉपिक यही है अभी जो लास्ट जहाँ पे मैंने छोड़ा है, अच्छा, रिग्रेशन वहां तक करना कोफिशिएंट है। का इंटरप्रिटेशन। नहीं नहीं, ठीक है। एक टॉपिक है कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट का इंटरप्रिटेशन, वो मैंने उस वीडियो में कहीं तो बताया है। अच्छा, ओके सर। हाँ, तो वो आप खुद से कर लेना, बस मैं वो टॉपिक करने को बोल रहा हूँ। और अभी तक जो किया है उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। चैप्टर 1 का मेरे से कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछ लेना, या फिर एक काम करते हैं, अगले क्लास चैप्टर 1 को ही पूरा मैं एक रिफ्रेशर देते जाता हूँ फटाफट फटाफट, ठीक है? फिर हम लोग चैप्टर 2 के साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर। हाँ, ताकि मतलब कुछ ऐसे अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से छूटा ना हो। फॉर्मूलाज एंड ऑल मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा फिर, ठीक है? सिर्फ हाँ, ओके सर। क्रक्स क्या है वो बता दूंगा।